जय हिंद। चलिए हम लोग बिहार इतिहास को देख रहे थे, बिहार हिस्ट्री को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने मौर्य वंश को देखना शुरू किया था, तो उसके बारे में देखते हैं। सम्राट अशोक के बारे में हम लोग देख चुके हुए थे जी, सम्राट अशोक। उसके बाद मौर्योत्तर काल में आ गए थे। जैसे ही मौर्य काल की पतन हुई, सम्राट अशोक की निधन हुई, तो उसके बाद मौर्योत्तर काल में आए थे हम लोग। तो आइए उसको आगे मौर्योत्तर काल को भी देखे हुए थे। आप लोग को याद होगा शुंग वंश के बारे में देखे थे क्या? पुष्यमित्र शुंग, है ना, उन्हीं का बेटा अग्निमित्र। उसके बाद हम लोग देखे होंगे कर्ण वंश, याद आ रहा है? कर्ण वंश के बाद किसका आक्रमण हो गया था? आंध्र। पहले सातवाहन आया था। कौन आया था? आंध्र सात। उसके बाद कौन आया था? आंध्र सातवाहन के बाद कौन आया था? आंध्र सातवाहन के बाद आया था कुषाण। कौन आया था? कुषाण। कुषाणों की राजधानी तो पाकिस्तान में जो था, पेशावर के पुरुषपुर में, और दूसरा अपना राजधानी यूपी के कहाँ बनाया था? कहाँ पर? मथुरा में बनाया था। और इसी प्रकार किसको जीत लिया था जी? बिहार को। किसको जीत लिया था? बिहार में कुछ मगध को जीता, फिर कुषाण आने लगा था। क्या कुषाण जीतने के बाद खुद रहता था या फिर अपने जगह पे किसी और को रखता था? कुषाण जो साम्राज्य को जीतता था तो वो खुद रहता था वहां के राजा के किसी और को रखता था? बताइए, किसी और को रखता था, है ना। उसको क्या बोलते हैं? सामंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सामंत बोला जाता है। बिहार हिस्ट्री देखिए, हम लोगों ने देखा हुआ था कुछ इस प्रकार से। ये वाला आप लोग को मैप याद होगा तो ऐसे, ये वाला मैप याद है? ये दो नहीं बनाना था, बस दो ही बनाना था, तीन की कोई जरूरत है भी नहीं, है ना। यहाँ पर जैसे देखा जाए तो सबसे पहले जब आया था आपका वंश स्टार्ट हो रहा था हर्यंक वंश। उससे पहले भी एक था बृहद्रथ वंश, बट उसका ज़्यादा साक्ष्य हम लोग नहीं देख पाए। महाभारत और पुराणों में ज़्यादातर किताबों में साक्ष्य किसका मिला? हर्यंक वंश का। तो हर्यंक वंश से स्टार्ट हुआ था शासक, एक वंश हो गया, फिर राजा स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये लोग डेवलप करते गया, विस्तार होते गया, अलग अलग महाजनपद को मिलाते गया। जो महाजनपद जितना मजबूत होगा, दूसरे महाजनपद को चीजों को जीतने का प्रयास करता था। तो पहला हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देखा जाए तो हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश हमने देखा था। और ऊपर की ओर हम लोग बढ़े तो कौन सा वंश आया जी? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आया। और ऊपर जाएंगे तो कौन सा वंश आया? नंद वंश आया। नंद वंश आया था। कौन सा वंश हो गया? नंद। एकदम चरमोत्कर्ष पे जो हो जाएगा, एकदम टिप पे जो हो जाएगा, एकदम जो ऊपर जो हो जाएगा, या फिर सबसे बड़ा जो आया था, कौन आया था? ये मगध आया था। मगध, क्या बोलते हैं इसको? मगध। मगध वंश आया था। कौन सा वंश आया था? मगध वंश आया था। जैसे ही मगध में जो राजा आपने देखा होगा, सम्राट अशोक, मगध की स्थापना करने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके पीछे का राज किनका राज्य चल रहा था? वो किनका राज्य चल रहा था? जिनका नाम है चाणक्य जी। किनका नाम है? चाणक्य जी। उनको क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं, है ना। तो अब इस मगध के नीचे उतरोगे, जैसे सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई, तो सम्राट अशोक की मृत्यु होने के बाद अब कौन सा काल आ रहा है? मौर्योत्तर काल। कौन सा काल आएगा? मतलब मौर्य वंश की जैसे धीरे धीरे पतन हो गई, धीरे धीरे क्या आ गए? छोटे छोटे राज्य आएंगे, और जो जितना साम्राज्य फैला था वो साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए, मगध के नीचे जाओगे तो आपको सबसे पहले कौन सा वंश मिल रहा होगा? शुंग वंश मिलेगा। शुंग वंश मिलेगा। और नीचे जाओगे तो मिलेगा कर्ण वंश। कौन सा मिलेगा? कर्ण वंश मिलेगा। कर्ण वंश देखने को मिलता है। और नीचे जाओगे तो अब कुषाण लोग आ जाएंगे, तो कुषाण वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा जी? कुषाण वंश आ जाएगा। कुषाण वंश हो जाएगा। अच्छा, इसी वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। क्या बोलेंगे इसको जी? मौर्योत्तर या मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। इसके बाद अब फिर से क्या करेगा? धीरे धीरे मगध ऊपर की ओर बढ़ेगा। कुषाण देखे थे,
कुषाणों के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हो रहा है। अब देखना, जो कुषाण थे, इसके बाद हमें बताना है, जो कुषाण थे, कुषाण वंश, इनकी राजधानी कहाँ थी बताएं। इनकी जो राजधानी बना, बताइए, ये अपनी जो राजधानी बना है बिहार में आने से पहले, तो कहाँ कहाँ राजधानी था? तो एक हम लोगों ने देखा था पुरुषपुर। कहाँ पर देखा? पुरुषपुर, पाकिस्तान के पेशावर में। कहाँ पर? के पेशावर में। ये कहाँ पर हो गया? पाकिस्तान में। दूसरा देखिए, इन्होंने अपना राजधानी जो बनाया था, ये बनाया था मथुरा को। मथुरा किसको बनाया था जी? मथुरा को। और ये मथुरा कहाँ पर है? यूपी में है ना। तो जैसे ही कुषाण, और कुषाण से पहले हमने बताया था आया था कौन? तो आंध्र सातवाहन। कौन आया था? आंध्र सातवाहन। इससे पहले कौन आया था? आंध्र। कौन से जाति? बर्बरता जाति। कौन से? बर्बरता जाति के थे। बर्बरता जाति यानी बिना किसी दयालु के, बिना किसी मोहमाया के लोगों को मार देते थे। घोड़ों के पे आते थे सवार होकर हजारों की संख्या में। आगे देखा जाए, इसी कुषाण वंश बिहार को जीता। किसको जीत रहा है? बिहार में किसको जीत रहा है भी? मगध को। किसको जीत रहा है? मगध को। मगध यानी बिहार में जो मगध है, इसको जीतता है। जीतने के बाद ये खुद राजा नहीं रहता है, राजा किसी और को बनाता है, सामंत को बनाता है। तो बताओ, कुषाणों के द्वारा पहला सामंत किसे बनाया गया? पहला सामंत किसे बनाया गया? पहला सामंत कौन थे? श्री गुप्त। कौन थे जी? श्री गुप्त बना। कौन बना? श्री गुप्त बना हुआ है इसमें। अच्छा, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, सबसे जो इम्पोर्टेंट शासक था या सबसे योग्य शासक था, उसको बोलेंगे कनिष्क। कौन था? और याद होगा इस कनिष्क के बारे में भी आप लोग को, कनिष्क के बारे में याद होगा, यही कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चौथे नंबर की, 4th नंबर की क्या हुई? बौद्ध संगीति हुई। क्या हो गई? बौद्ध संगीति हो गई। लगभग 72 AD में हुआ था। कुंडल ग्राम में। आप लोग को ध्यान आ रहा होगा। श्रीगुप्त क्या कर रहा है? ये पहला राजा बना और इसी समय से क्या चालू हुआ? गुप्त वंश। कौन सा वंश चालू हो जाएगा? जैसे पहला सामंत श्रीगुप्त बना, तो यहीं से चालू कौन सा वंश का स्टार्ट हो जा रहा है? गुप्त वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा जाए, गुप्त वंश की बात की जाए, गुप्त वंश और गुप्त वंश के संस्थापक को बोला जाएगा, तो कौन हो जाएगा जी? संस्थापक। क्या ये एक्चुअल राजा था? नहीं। क्या ये खुद से राजा बना? नहीं। किसके बदौलत बन रहा है? कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा बना जा रहा है जी? कुषाणों के द्वारा बना जा रहा है। तो ये श्रीगुप्त जो थे संस्थापक खाली नाम मात्र के थे, नाम मात्र के थे। बनाया किसने था? कुषाणों ने बनवाया था। किसने बनवाया था जी? कुषाणों ने बनवाया था। श्रीगुप्त अपने आप को कौन सी चीज की उपाधि ले रहे हैं बताओ? ये उपाधि किसकी ले रहे हैं? उपाधि मतलब अपने आप को इस वे में इंडिकेट कर रहे हैं कि हम ये हैं। तो कौन सा? महाराजा की। क्या कहेंगे? महाराजा। क्या बोलते हैं इसको? महाराजा की उपाधि लेते हैं। किसका उपाधि लेते हैं? महाराजा। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद एक शासक आएगा, इनका बेटा आएगा, जिसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच बोलते हैं। ये घटोत्कच जो हो जाएगा, ये भी अपना जो उपाधि ले रहा है, किस चीज का उपाधि ले रहा है जी? तो महाराजा की उपाधि ले रहा है। महाराजा की उपाधि ले रहा है। तो दो लगातार सामंत हुए। कौन कौन से? तो पहला श्रीगुप्त हुए, दूसरा कौन हुए? घटोत्कच हुए। दूसरा कौन हो रहे हैं? घटोत्कच हो रहे हैं। ये दोनों ऐसे राजा बने जो कि कुषाणों ने बनवाया था। किसने बनवाया? कुषाणों। बनवाने के बाद क्या कर रहा है? इन लोग से टैक्स लेता था। कह रहा है तुम राजा हो, वहाँ टैक्स वसूलना और हमें टैक्स दे देना। इसके बाद एक अगला शासक आएगा, यहाँ तक मैंने बताया हुआ था। इसके बाद एक अगला शासक का भी नाम मैंने बताया हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त, अच्छा प्रथम ना, मौर्य बोल दिए। इसको रेज करते हैं, यहां तक तो हो ही गया था। देखिए जो गुप्त वंश आया, गुप्त वंश, इसी गुप्त वंश का पहला शासक किसका देखिए अभी? श्री गुप्त थे, श्री गुप्त हो गए। दूसरा आपने देखा घटोत्कच, इसने उपाधि लिया था महाराजा का, इसने उपाधि लिया महाराजा का, है ना। तीसरा इसका जो शासक आएगा इसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ये आप ध्यान से सुनना है। चंद्रगुप्त जो प्रथम होगा, चंद्रगुप्त जो प्रथम होगा ये एक योग्य शासक आएगा। गुप्त वंश में योग्य शासक ये दोनों नहीं थे। योग्य जो बना, जो अपने आप में समृद्धि रखता था, अपने आप में सेना में मजबूती रखता था, अपने आप में बल रखता था, बुद्धि रखता था, बलवान था, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। इससे पहले ये लोग नहीं थे, जिसके कारण ये खुद से क्या कह रहा है कि हम स्वतंत्र राजा हैं। कैसे राजा हैं? स्वतंत्र राजा हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र नहीं था, ये क्या हो रहा है, कुषाणों के अंदर काम कर रहे थे। किसके अंदर काम कर रहे थे? और कुषाण के अंदर काम करने अंतर्गत टैक्स वसूल रहे थे, उसको टैक्स दे रहे थे। ये कह रहा है कि मैं कोई टैक्स वक्स नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। और उस समय तक कुषाण क्या हो गए थे, कमजोर हो चुके हुए थे, उनके पास उतनी सेना ना बची, युद्ध करते रहते थे, इसलिए वो कमजोर हो चुके थे। और यही कारण हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम से युद्ध नहीं किया वो लोग। ऐसे ही कहा ठीक है, लग रहा है कि हम लोग जीत वैसे भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का क्या बोलेंगे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक, कैसा संस्थापक माना जाएगा? वास्तविक संस्थापक। तो चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है जी? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे मान रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जा रहा है। आगे की ओर हम बढ़े, आगे की ओर बढ़ा जाए। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त जो प्रथम है, एक जो वज्जी या वैशाली था, देखो वज्जी या जो वैशाली था, आपने देखा वैशाली महाजनपद, वहां पर एक लक्ष्मी गणराज्य में एक दूसरी रानी रहती थी। अब समय बीतता गया तो दूसरी रानी रहती थी, कुमार देवी करके नाम है ना, क्या नाम है? कुमार देवी। कुमार देवी, इसी कुमार देवी से विवाह करता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। विवाह करेगा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम विवाह करता है। इस विवाह के दौरान इस जो जगह है फिर से वज्जी और वैशाली को मगध में मिलेगा। तो आपने देखा यहां से मगध वंश नीचे गया और मगध धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमजोर। फिर अगला जो शासक गोप्योत्तर काल आ रहा है, फिर धीरे धीरे कमजोर थे। फिर आ रहा है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर क्या करेगा? धीरे धीरे अब इसको क्या करेगा? फिर से विस्तार करने का प्रयास करेगा। फिर यहाँ आएगा, फिर से बिहार में 3 वंश होंगे, फिर धीरे धीरे घट जाएगा और फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका मगध फैला, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर धीरे धीरे वो चीजें क्या हो गई? खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखो, कुमार देवी से विवाह कर रहा है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम कर रहा है। अच्छा, चंद्रगुप्त जो प्रथम कर रहा है विवाह, तो इसने एक सिक्का भी चलाया है। क्या चलाया इसने? एक सिक्का चलाया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक सिक्का चलाया। हालांकि सबसे पहले तो ये भी एक सवाल आएगा
कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें मैं लिख देता हूं यहां पर, सबसे पहले सोने का सिक्का, सोने का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। यहां ध्यान दीजिएगा, जो सिक्का है पहले टकसाल में बनता था। किसमें बनता है जी? टकसाल जानते हो, नाम सुने हो कि नहीं? देखिए, टकसाल क्या होता था, जो सिक्का बनाया जाएगा वो कोई ना कोई मेटल होगा, चाहे वो किसका हो सकता है? सोना का, क्या हो सकता है? चांदी का, क्या हो सकता है? तांबा का, या फिर अलग अलग धातुओं को मिलाकर। तो जो तांबा का होता था रेगुलर फॉर्म में बनता था, रेगुलर मतलब डेली रूप में, है ना, मतलब रेगुलर जो छपाई हो रही है नॉर्मल में, तो क्या बन रहा है? तांबा का। कुछ थोड़ा मोड़ा उत्सव है, जैसे खुशी की माहौल है, तो उस समय किसका बन रहा होगा? चांदी का। कुछ विशेष ऐसे दिन होगा जिसमें बड़ा एक साम्राज्य की स्थापना हो रहा होगा, या किसी का राजाभिषेक हो रहा होगा, या बहुत बड़ा एक फेस्टिवल के रूप में मना रहा होगा वो लोग, उस समय किसका सिक्का बनेगा? सोना का। मतलब सोना का हमेशा नहीं बनेगा, रेगुलर फॉर्म में क्या होगा? तांबा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। तो टकसाल यानी कुछ ऐसा ढांचा होता था, और उसी ढांचा में उसको मेल्ट करो, पिघलाओ, उस मेटल को आग पे रख के पिघलाओ, और पिघलाने के बाद उसमें डालो और ठंडा करोगे तो क्या होगा? एक सिक्का के रूप में आ जाएगा, जो कि आपको राज्यों में प्रचलित करना था। तो सबसे पहले सोना का सिक्का चलाने वाले कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन यही आगे जाओगे तो एक समुद्रगुप्त आएगा, एक नाम आएगा जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ये खूब सोना का सिक्का रखा हुआ था, खूब छपवाया होता, तो उसी काल को कहते हैं स्वर्ण काल। जस्ट इसके बाद ही में आएगा वो, आगे समझते हैं इसके बाद। तो इसे एक सिक्का छपवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक सिक्का छपवाया जिसमें अपना फोटो उसमें लगवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम का और कुमार देवी का, और दूसरे ओर एक लक्ष्मी देवी का। उस समय से पूजा पाठ आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आस्था स्टार्ट है, मैंने बताया था आप लोग को। तो यहाँ लक्ष्मी देवी का भी सिक्का मिला। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बताइए कि चंद्रगुप्त प्रथम के जो सिक्का बनवाए थे उसमें चित्रण किसका था? तो एक साइड किसका चित्रण है? इस चंद्रगुप्त और इनकी कुमार देवी का, और दूसरे साइड किसका है? लक्ष्मी देवी का। किसका है? लक्ष्मी देवी का। देखा जाए यहाँ पर, तो इसने पहला एक सिक्का छपवाया, देखो इसने सिक्का छपवाया, और उस सिक्के पे क्या हुआ? तो एक तरफ राजा रानी का चित्र था, और दूसरे तरफ किसका होगा? दूसरे तरफ लक्ष्मी देवी। बात समझ में आई आप लोग को? चित्र हो जाएगा, लक्ष्मी देवी का चित्र हो जाएगा। इसने अपनी राजधानी को जो बनाया, दो जगह बनाया, एक पाटलिपुत्र को रखा, और किसको जीत लिया है? तो पाटलिपुत्र और वज्जी यानी वैशाली को राजधानी बनाया हुआ था, वज्जी यानी वैशाली को बनाया हुआ था। इनके बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम एक स्वतंत्र राजा रहे। कैसे राजा थे? स्वतंत्र राजा थे। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा देखा जाए, ये वज्जी और वैशाली की रानी कुमार देवी से विवाह करता है, जिस कारण से वज्जी वैशाली को फिर से मगध में मिलाया जाता है। साथ ही साथ ये पहला शासक था जो सोने का सिक्का छपवाया था। इसने एक सिक्का छपवाया, उस पर एक तरफ राजा रानी के चित्र किया, मतलब अपना और कुमार देवी का चित्र किया, और दूसरी तरफ किसका कर रहा है? लक्ष्मी देवी का कर रहा है। इरेज किया जाए, यहाँ तक किया जाए इरेज। अगला देखा जाएगा शासक, तो आएगा समुद्रगुप्त। कौन आएगा? समुद्रगुप्त। आपको सीक्वेंस याद रखना, कौन कौन कैसे कैसे आ रहा है ना। अब बाकी थोड़ा थोड़ा बातें उनमें याद रखना है, कैसे कैसे उनकी बातें में है।
कल आए हुए थे जामा खान जी ना जी, ऐसा ना? गई थी देखने तुम? हैं? हाँ, अब वो नहीं तो जाते तुम, बाहर आए तो जाते तुम। हाँ, तुम्हारे अब वो पहुँचे थे 3 घंटा, तो हम लोग वहाँ पर ऐसे थे 2-3 घंटा। जमा खान पता है आप लोगों को मंत्री हैं? कौन से मंत्री हैं? कौन से मंत्री बताओ? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। अल्पसंख्यक का मतलब जानते हो? माइनॉरिटी कास्ट। जैसे ना आपके भारत में जैसे धर्मनिरपेक्ष देश है, कितने तरह के धर्म के लोग रहते हैं? सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा संख्या है। दूसरा संख्या देखोगे तो कौन सा है? मुस्लिम है। तीसरा कौन सा ज़्यादा है बताओ? सिख ज़्यादा है। सिख कैसे लिखते हैं? उसके बाद कौन है? ईसाई, क्रिश्चियन भी। अच्छा, हम पढ़ाए थे, आप लोगों को याद है? मेघालय वगैरह उधर जाओगे तो वो मिलेगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह में 85-90% तक क्रिश्चियन अपना रहे, मतलब 90% लोग क्रिश्चियन ही हैं ऐसे राज्य में। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट उन्हीं लोग का है ना? है कि नहीं? ऐसे गॉड करता है लोग। रीजन उसके पीछे के ईसा मसीह को ऐसे तो टांग दिया था लोग, आपको पता है कि नहीं? दोनों हाथ ऐसे कर दिया था, तभी तो तुम लोग का ये बना चिन्ह, तभी तो बना यीशु मसीह बोला जाता है। ईसाई, उसके बाद कौन हो जाएंगे जी? बौद्ध, उसके बाद जैन। इसके अलावा भी और रहते हैं क्या? आप इसके अलावा भी सुने तो बताओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। पारसी नहीं रहते अपने भारत में। पारसी कभी सुने हो? नहीं है। थोड़ा बहुत होंगे तो होंगे, मे भी हमने नहीं देखा कभी पारसी वगैरह लोग को है। तो देखो, आपके भारत में हिंदू धर्म छोड़ के ज़्यादा संख्या में बाकी धर्म को माइनॉरिटी कास्ट में रखा गया। किसमें? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक बोलते हैं। और इसी लोगों की ये मंत्री हैं जैसे, और ये ज़्यादा संख्या में तो करी जा रहा है। नहीं होता अलग अलग जाति के लिए अलग अलग कुछ मंत्री करें लोग ऐसा करके, तो इतने पूरे ज़्यादा अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए एक मंत्री जिनका नाम है जमा खान। चैनपुर से जीते हुए जमा खान। कहानी बता रहे थे अपना बड़ा, अभी यंग भी उतना है नहीं, बड़ा ठीक ठाक है, यंग भी है। तो आए हुए थे वही, और पूरा एकदम इंतज़ार कर रहा, लोग 5 बजे का टाइम दिया है, पहुँचे रहे लोग। तो हम लोग 5:30 बजे तक गए, आए हुए हैं वो हमको लग रहा है 7 बजे के अप्रोक्स में, 7 सवा 7 बजे तक आए। 1 घंटा वो अपना दिया गया, लोग वहाँ पर एकदम महफिल जमा है, कोई शायर और शायरी कर रहा है, कोई अपने बारे बता रहा है। तो ये चीज़ें होता है। अल्पसंख्यक समझ में आया? माइनॉरिटी कास्ट है ना, अल्पसंख्यक होता है। तो हिंदू धर्म की छोड़ के, अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी जनसंख्या कम है, अल्प मतलब कम, संख्या डाटा। तो हिंदू धर्म के छोड़ के बाकी सभी धर्म को किस में रखा गया है? अल्पसंख्यक में। और उन्हीं के वो क्या बनाए गए हैं? मंत्री। 33 से 34 मंत्री है ना बिहार में, 33 से 34 मंत्री है ना, जिसमें से वो एक मंत्री है। चलो अब आगे देखते हैं, समझो यहाँ पर। चंद्रगुप्त प्रथम, ये तीसरा थे। चौथे कौन आएंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चौथे शासक कौन आ रहे हैं? समुद्रगुप्त। देखो, इस समुद्रगुप्त के समय को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहेंगे? स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहते हैं। रीजन, इस समय सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। इनके काल में सोना का सिक्का बहुत ज़्यादा प्रचलित था, सोना का सिक्का। अगला देखा जाए तो ये समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं, इन्होंने भी, अच्छा इनके दरबार में क्या है, ये एक योग्य शासक है, ध्यान देना, ये एक योग्य शासक भी थे। और इस समय इन्होंने क्या हुआ, मगध का विस्तार किया। मगध का काफ़ी क्या किए हैं? विस्तार भी किए हैं। ये मगध का क्या किया? ये
विस्तार किए हैं। इसमें देखना इस समुद्रगुप्त ने कि एक दरबार में एक दरबारी रहता है। दरबारी समझते हो? जो उनके दरबार में मुख्य रूप से रहते हैं। जैसे आप सुने होंगे अकबर का नवरत्न, 9 गो मुख्य लोग, जैसे कोई संगीतकार है, कोई खाना बढ़िया बनाता है, तो कोई सलाह बढ़िया देता है, जिसमें आपको याद होगा बिरबल, बिरबल का सलाहकार थे ना वो। तो वैसे इस समुद्रगुप्त का एक बड़ा प्रसिद्ध दरबारी था जिसका नाम था हरिसेन। एक दरबारी थे, दरबारी, जिनका नाम है हरिसेन। तो एक दरबारी है जिनका नाम क्या है? हरिसेन। वही दरबारी के द्वारा एक किताब लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति। इस हरिसेन के द्वारा एक किताब लिखा गया है, ग्रंथ बोला जाए या किताब लिखा गया है, जिसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो एक किताब लिखा गया जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। यहां ध्यान दीजिएगा। तो समुद्रगुप्त मगध का काफी विस्तार कर रहे हैं, एक योग्य शासक है। इनके काल में सोना का अधिक इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। दरबारी इनके कवि एक थे जिनका नाम था, एक दरबारी, इनके दरबारी कवि रहते थे जिनका नाम था क्या? हरिसेन था। और हरिसेन के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इसी प्रयाग प्रशस्ति में सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलता है किसके बारे में मिलेगा? तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति में तो समुद्रगुप्त की, किसकी? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यहां समझने का प्रयास करना। अगला देखा जाए, इसी समुद्रगुप्त को ही बताया गया भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक व्यक्ति है जिसका नाम है B.A. स्मिथ। क्वेश्चन इससे बनाया गया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है B.A. स्मिथ, एक विदेशी व्यक्ति है जिन्होंने इस समुद्रगुप्त को कहा गया भारत का नेपोलियन। जैसे फ्रांस में एक नेपोलियन था, याद है? फ्रांस का कि यूरोप का नेपोलियन था? नेपोलियन नहीं सुने उसका? बहुत बड़ा राजा था, विद्वान था। देखो B.A. स्मिथ के द्वारा क्या किया गया है? समुद्रगुप्त को, B.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त, किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन कहा गया है, नेपोलियन कहा गया है। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनने के यहां पर देखो आ रहे हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? B.A. स्मिथ। या फिर मगध के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त। किसने कहा है? B.A. स्मिथ। तो कई तरह से यहाँ से सवाल बनते। आगे देखा जाए, ये समुद्रगुप्त ने भी सिक्का बनवाया। समुद्रगुप्त ने भी क्या बनवाया? अपना एक सिक्का का स्थापना किया, बनवाया, सिक्का बनवाया। और इनके सिक्के में क्या साक्ष्य मिलता है? इनके सिक्के में उनके ऊपर जो चित्रण मिलता है समुद्रगुप्त का मिलता है और वीणा बजाते हुए मिलता है। इससे ये पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त एक संगीतकार में भी अच्छे थे, तभी तो वीणा बजा रहे थे। तो एक सिक्का प्राप्त होता है और उस सिक्के में पता चलता है कि सिक्के पे चित्रण किसका है? सिक्का पर समुद्रगुप्त का चित्रण प्राप्त होता है वीणा बजाते हुए। समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्रण प्राप्त होता है, चित्रण प्राप्त होता है। यहां समझने का प्रयास करिएगा। तो समुद्रगुप्त ने भी एक सिक्का का बनवाया था। जैसे आप देखें कि चंद्रगुप्त प्रथम बनवाया, वैसा समुद्रगुप्त भी बनवाया था। बट उस पे जो साक्ष्य मिला, उसके सिक्का पे क्या मिला देखने को? कि वो वीणा खुद बजाते हुए अपने चित्रण को दिखा रहे हैं, जिस कारण से हमें ये पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त एक संगीतकार में भी अपना क्या रखते थे? मन रखते थे, उनकी पसंद
थी। इस कारण से इन्हीं को कवि राज्य भी कहा गया है। जब ये क्या बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, इस कारण से इनको क्या कहा गया है जी, जब वीणा, कवि राज्य कहा गया है। क्या कहा गया है, कवि राज्य भी कहा गया है, कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, कवि राज्य के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त क्या बजा रहे थे, वीणा बजाते हुए। साक्ष्य कहाँ मिलता है, सिक्के पे मिलता है। बात समझ में आई। तो देखो यहाँ से क्या क्या आएगा, समुद्रगुप्त एक क्या था, एक योग्य शासक था, जिसके कारण से क्या किया, मगध का खूब सारा विस्तार कर रहा था। इसको ही स्वर्ण काल कहते हैं। इस काल को स्वर्ण काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, सोने का सिक्का का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनके दरबारी कवि का नाम जो है हरिसेन है, और इस हरिसेन ने किताब लिखा जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति नाम है। अगला देखा जाए, एक B.A. स्मिथ थे जो कि विदेशी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन का दर्जा दिया। क्या दिया, नेपोलियन का। अच्छा, समुद्रगुप्त से एक और क्वेश्चन याद रखना कि इन्होंने भी एक उपाधि लिया था महाराजा धीराज का। इससे पहले उपाधि किसका आ रहा था, महाराजा का। किसका आ रहा था, इसने किसका उपाधि लिया है, महाराजा धीराज का। लिखना, इसने जो उपाधि धारण किया है महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज का उपाधि प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त किया। तो इसने किस चीज की उपाधि प्राप्त किया जी, महाराजा धीराज का उपाधि। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज, महाराजा को उपाधि किसने लिया था, श्री गुप्त। एक थे श्री गुप्त थे और एक थे घटोत्कच थे। वो दोनों एक सामंत राजा थे। तो इनके बारे में इतनी बातें याद रखना है। अगला शासक आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा का मतलब समझ में आता है ये सब, क्योंकि एक ही नाम का है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपको। बस इसको उठा दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चंद्रगुप्त कौन है। वो चंद्रगुप्त हैं जो मौर्य वंश के संस्थापक थे या ये थे। इसलिए जैसे जैसे 1 2 आ रहा है, इसका मतलब समझना आपको है कि इसका नाम और भी दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। इसलिए पहला, दूसरा, यहां तक समझ में आया आप लोग को। आगे देखा जाए, चलिए देखिए यहाँ पर अगला। तो चौथे नंबर का शासक कौन थे, तीसरे नंबर का हो गए थे चंद्रगुप्त प्रथम ना। चौथे नंबर का हो गए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अगला शासक देखना है ना, 5वें नंबर का। अगला जो शासक आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय। आइए इसके बारे में समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक योग्य शासक थे। जैसे ये चीजें ग्राफ समझो ना, यहां से ये जो चल रहा है गोप्योत्तर काल चल रहा है। कौन सा काल है, और यहां कौन सा आ जाएगा, एकदम गुप्त। कौन सा आएगा, गुप्त। तो अब देखो ये सब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ ही तो रहा है। गुप्त वंश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कोई यहाँ पर काम किया, ऐसे बढ़ाते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जो कनिष्क आएगा, जो यहाँ पर लेके आ जाएगा। कुमार गुप्त आएगा, जो आएगा यहाँ लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्हीं के समय एक विदेशी यात्री आ रहा है जिसका नाम है फाहियान। इससे पहले हेनसांग बताए होंगे, हेनसांग बताए थे। एक यात्री पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम है, फाहियान। इनका एक किताब है, एक चीनी यात्री है जो कि भारत का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे और इतिहास के बारे में इकट्ठा कर रहे थे। तो इनका एक किताब है जिसका नाम है फू क्यू की। क्या नाम है इनका, बुक का नाम है, किताब का फू क्यू की, फू क्यू की। क्या नाम है इनका, फू क्यू की।
तो फोक्यूकी में फाहियान बताते हैं कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय का जो घर है, जो इनका महल है, ये एक लकड़ी का बनाया गया है। किसका बनाया गया इनका महल? इनका जो महल है लकड़ी का बनाया गया है। दूसरा, जब इनके महल को देखा जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि ये सभी किताब में लिखे हुए हैं, जब देख रहे हैं कह रहे हैं कि ये जो घर जो बनाया गया एक नॉर्मल इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसी न किसी भगवान की लेवल जो है उनके द्वारा बनाया गया है, एक महापुरुष के द्वारा बनाया गया है। ये कह रहे हैं फाहियान, जो कि इनका जो घर है आप देखोगे तो 140 फुट लंबाई है। इसका महल कितना हो जाएगा? इसकी महल का तो पहले नाम रखा गया है राजप्रसाद। मैं यहाँ पर लिख दूँ, इनकी जो महल है यहाँ लिखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो महल है, घर है, महल है, क्या नाम रखा गया है? राजप्रसाद। ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन पूछा गया है राजप्रसाद। तो राजप्रसाद किसके घर का या महल का नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और जब यही फाहियान इनके घर को देखता है, कह रहा है कि ये आम इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, एक भगवान के लोग के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें बताया गया है राजप्रसाद जो है बना हुआ जो महल है 140 फुट लंबा। कितना लंबा? 140 फुट लंबा है, 120 फुट चौड़ा है, 120 फुट। इसी के अंदर जिसको इसको बोलते हैं स्तंभ, ये जो है पिलर को क्या बोलते हैं? 84 स्तंभ है, 84 क्या है? स्तंभ है। तो ये बहुत बड़ा था, जिसके कारण कौन कह रहा है? फाहियान कह रहा है भाई ये आम आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया। और किस चीज का बना हुआ है? तो ये किसका बना हुआ है जी? लकड़ी का बना गया है। किसका? लकड़ी का महल है, लकड़ी का महल है। ये है कहाँ पर? ये है कहाँ पर? जब लोकेशन पूछा जाए, राजप्रसाद का लोकेशन कहाँ है, राजप्रसाद का लोकेशन कहाँ बोला जाए, लोकेशन बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, पटना के पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के एक जगह है जिसका नाम है कुम्हरार में। क्या नाम है? कुम्हरार। कुम्हरार में बनाया। आज नहीं, यहाँ पर ना ये बना दिया गया है, जू बना दिया गया, पार्क है। एक साइड में इनका महल वाला संरक्षण है, हाँ कुम्हरार, कुम्हरार कुम्हरार है, कुम्हरार। तो ये लोकेशन भी ध्यान देना है आपको को कहाँ पर इनका राजप्रसाद का महल था? पाटलिपुत्र के कुम्हरार। पाटलिपुत्र मतलब पटना, आज का पटना है। अब पटना में जाओगे तो अलग अलग जगह का नाम हो गया, कहीं पाटलिपुत्र है तो कहीं कुछ है कि नहीं है? वहाँ जा, आप लोगों को बताए थे पाटलिपुत्र एक स्टेशन पड़ता है। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके बारे में इतनी बातें को आपको ध्यान रखना है। तो फाहियान एक यात्री आए हुए थे जो कि चाइनीज थे। इनका एक किताब था जिनका नाम था फोक्यूकी। इन्होंने जिक्र किया था कि इनके जो राजप्रसाद महल है वो लकड़ी का बना हुआ है, 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा, 84 स्तंभ। कहाँ पर है? कुम्हरार में। हालांकि इन्होंने एक उपाधि लिया था, विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। एक विक्रमादित्य आप नाम सुने होंगे, एक बहुत बड़ी उपाधि होती है और ये एक लगभग 13वां या 12वें नंबर का। बस इतना ध्यान देना ना, इन्होंने कौन सा उपाधि लिया? उपाधि लिया। इन्होंने जो उपाधि लिया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन राजा ले रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद एक अंतिम राजा आएगा जिसका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त हो जाएगा। इसको इरेज किया जाए, यहाँ तक हो गया तो बताओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6ठा नंबर का देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम कहा जाता है कई बार इनको, ठीक है, यानी इसके नाम का अगला भी कोई आएगा शासक।
तो कुमारगुप्त प्रथम के समय एक चीनी यात्री जो हेन सांग किताब था, पहले हमने बताया था, हेन सांग किताब क्या नाम था, CU की, इस समय आया नहीं था, इस समय आया वो नहीं था, उनके किताब में ये जिक्र मिलता है हेन सांग, ध्यान से सुनिएगा, हेन सांग, इस हेन सांग का किताब जो है, जो किताब है, बुक है, उसको बोलते हैं CU की। हालांकि देखिए ये कुमारगुप्त के समय सबसे बेहतरीन जो काम हुआ था इतिहास में, वो हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था। आप सुनते हो नालंदा विश्वविद्यालय, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था इन्हीं के काल में, इन्हीं के समय में किसको बनवाया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया है। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को कौन ध्वस्त कर दिया था, बख्तियार खिलजी। लगभग आपको ध्यान होगा तो 1200 ईस्वी के करीब, 1200 ईस्वी, डेट एग्जैक्ट नहीं आता है, हालांकि 1193 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में ये क्या करता है, ध्वस्त करता है, और कई साल वो जलते रहता है, वो खंजर जलते रहता है। कॉल आता है, छोड़ दो, चल ही रहा है ना ये।